लेकिन आज सबसे पहले हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की कुंडली का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसके ग्रह नक्षत्र खराब होते दिख रहे हैं क्योंकि देश की जांच एजेंसियों ने देश भर में पीएफआई के अड्डों और पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर धावा बोल दिया है। गुरुवार आधी रात को पीएफआई के ठिकानों पर शुरू हुई ज्वाइंट छापेमारी का यह ऑपरेशन पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है और देश के अलग अलग राज्यों में यह छापेमारी एनआईए और ईडी की अगुवाई में हुई है। इसे आप बंगाल से लेकर यूपी तक टेरर लिंक पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं, जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा पुडुचेरी में भी पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड का सिलसिला चलता रहा। कुल 15 राज्यों में 93 लोकेशन पर यह छापेमारी हुई और पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के दफ्तर, घर और अन्य ठिकानों पर भी यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। इसके लिए पीएफआई के ठिकानों पर चुन चुन कर छापेमारी की जा रही है, जिसके जरिए पीएफआई की कमर तोड़ने का पूरा इंतजाम किया जा चुका है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस छापेमारी की वजह क्या है। पहली वजह है पीएफआई पर टेरर फंडिंग का आरोप और एनआईए के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधियों में पीएफआई की टेरर फंडिंग का शक भी है, जिसे पुख्ता करने के लिए यह कार्रवाई की गई। दूसरी वजह है पीएफआई पर ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप लगा है और एनआईए के पास काफी वक्त से ऐसी सूचनाएं थी कि कई राज्यों में पीएफआई बड़े स्तर पर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। तीसरी वजह है पीएफआई की भारत विरोधी प्लानिंग का खुलासा। दरअसल जुलाई में बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई सदस्यों के पास से 7 पेज का एक दस्तावेज मिला था और इसमें अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी, जिसके बारे में हम आगे भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और चौथी वजह है कर्नाटक के उडुपी में इसी साल की शुरुआत में हिजाब को लेकर हुए विवाद और हिंसा में पीएफआई की भूमिका की जांच हुई और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पीएफआई की साजिश की वजह से कर्नाटक में हिजाब पर विवाद पैदा हुआ था। यानी पीएफआई के खिलाफ इस मेगा ऑपरेशन की ये 4 बड़ी वजह है, जिसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, जिसे एग्जीक्यूट अब किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार देश विरोधी साजिशें रचने के आरोपी पीएफआई पर शिकंजा कसने की तैयारी में है और इसी की शुरुआत इन रेड्स से हुई है, जिसके मुख्य तौर पर 3 बड़े मकसद भी हैं। पीएफआई नेटवर्क को डिकोड करना, इसके लिए उन सभी राज्यों में पीएफआई के नेटवर्क को तोड़ा जाएगा जहां पीएफआई का एक भी सदस्य मौजूद है। इस छापेमारी का दूसरा बड़ा मकसद है पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेज यानी जरिया का पता लगाना और सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान पीएफआई से जुड़े दस्तावेज बड़ी संख्या में जब्त भी किए गए। और तीसरा मकसद है उन हिंसा, दंगों और घटनाओं में पीएफआई की भूमिका के सबूत इकट्ठे करने, जिनमें पीएफआई की भूमिका संदिग्ध है। इसलिए यह सिर्फ रेड नहीं बल्कि ऐसा मेगा ऑपरेशन है जिसका मकसद पीएफआई के आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह करना है। इसलिए छापेमारी के जरिए पीएफआई के कर्ता धर्ताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। छापेमारी के दौरान एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 45 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अब तक सबसे ज्यादा 19 लोगों को केरल से और 11 लोगों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। यहां कर्नाटक से 7, तमिलनाडु से 3, उत्तर प्रदेश से 1 और दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार किए गए लोगों में पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमा सलाम, राष्ट्रीय महासचिव एला मारन करीम और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का सचिव एएस इस्माइल के अलावा दिल्ली इकाई का अध्यक्ष परवेज भी शामिल है। वैसे पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारियों का सिलसिला लंबा चलने वाला है और जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ पीएफआई पर कानून का प्रहार हुआ है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देश के खिलाफ साजिश करने वाले पीएफआई पर फाइनल प्रहार शुरू हो चुका है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर लगातार
पीएफआई के कनेक्शन खंगालने के लिए एनआईए ने छापेमारी की थी। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से भी वसीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वसीम की ही दुकान है। यहाँ पर वो ट्रेलिंग का काम करता था और ख़ास बात ये है कि वो किसी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब नहीं रखता था और ये जो दुकान है यहाँ पर वो अपने पिता के साथ जो है आता था। उसके पिता जो सलीम है वो भी यहाँ पर बैठते थे। इनके जो पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र जी बताइए कि किसी से कोई मतलब रखते थे ये लोग? कोई बातचीत होती थी? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती। आपके पड़ोसी है, आप लोग से बातचीत उचित नहीं रखते? नहीं, ज़्यादा बात नहीं, जो काम होता था उसकी बातचीत होती थी, बाकी कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रोज दुकान पर आते थे सलीम? हाँ, दुकान पे तो डेली आते हैं और तबीयत खराब हो तो नहीं आते। देखिए यहाँ पर जो है उनकी दुकान है और चूंकि दो आवास है, एक लखनऊ के इंदिरा नगर में और एक मल्हौर में, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर चूंकि पीएफआई के जो तमाम जो छापेमारी थी उनके संस्थानों पर, इसके साथ साथ तमाम उनके जो उनके मेंबर्स उनके यहाँ छापेमारी एनआईए ने की है और इसी कड़ी में वसीम को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 मंजिला इमारत और यहीं पर पीएफआई का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु का। आज तड़के सुबह यह एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से एक रेड डाली है और इस दौरान इस दोनों मंजिलों को पूरी तरह से खंगाला गया है। जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक एनआईए ने यहाँ पर से कई तरह के कागजात जब्त किए हैं, लैपटॉप को जब्त किया है और इस वक्त ऑफिस में मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे चली इस रेड के बाद इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और इस वक्त यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। इसके साथ ही इस जगह पर कई तरह के प्रोटेस्ट भी सुबह में देखने के में नजर आए थे। उन तमाम प्रोटेस्टर्स को भी हटा दिया गया है। फिलहाल ये बिल्डिंग जो है सील कर दी गई है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पीएफआई पर देश के खिलाफ साजिशें रचने के तमाम आरोप दर्ज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से लेकर टेरर अटैक और हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने के इस संगठन का जो नाम है हमेशा सुर्खियों में रहा और उसके इन्वॉल्वमेंट की भी जानकारी लगातार मिलती रही। वैसे पीएफआई काफी लंबे वक्त से केंद्र सरकार की आंखों की किरकिरी भी बना हुआ है, जिस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने जो फुल प्रूफ प्लान बनाया था, अब उस प्लान पर एक्शन शुरू हो चुका है। पीएफआई के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और इसका अंदाजा आपको इस ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी से हो गया होगा, जिसके बारे में अब हम आपको और विस्तार से बताने वाले हैं। पीएफआई पर देशव्यापी छापेमारी की प्लानिंग का केंद्र सरकार ने अगस्त में ही इसे फाइनल कर दिया था, जिसके लिए एनआईए, ईडी और अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन किया गया और इस बड़े ऑपरेशन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए लीड कर रही है। इस देशव्यापी छापेमारी अभियान में 4 आईजी, 1 एडीजी, 16 एसपी समेत एनआईए के 200 जवान इसमें शामिल हैं, जबकि राज्य पुलिस और सीएपीएफ के 100 जवानों की इस ऑपरेशन में ड्यूटी लगाई गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ ने पीएफआई के ठिकानों और सदस्यों की खुफिया जानकारी उपलब्ध करवाई थी। अलग अलग राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए 6 कंट्रोल रूम भी बनाए गए, जबकि कमांड कंट्रोल सेंटर गृह मंत्रालय में बनाया गया, जहां खुद गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे तो इससे सबसे पहले एनआईए पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर चुकी है। इससे पहले भी ये खबरें लगातार आपके सामने आई होगी, लेकिन 18 सितंबर को एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 23 जगहों पर रेड मारी, लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है, जिससे पीएफआई की जड़ें हिल गई हैं और उससे जुड़े लोग भी अब बौखला गए। देश भर में छापेमारी से हैरान पीएफआई ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। जहां जहां छापेमारी हुई वहां पीएफआई के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। ये तस्वीरें भी उसी की आ रही, उस हंगामे की। देशव्यापी प्रदर्शन ये लगातार करना चाह रहे थे और कर्नाटक के हुबली में तो एनआईए रेड के विरोध में सड़कों पर उतरे पीएफआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पीएफआई के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। ऐसे ही प्रदर्शन केरल से लेकर असम और राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक हुए, लेकिन पीएफआई के हंगामे की आशंका पहले से थी, इसलिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। सुबह जैसे ही छापे की खबर आई तो पीएफआई कार्यकर्ताओं ने उन स्थानों की तरफ मार्च निकाला जहां छापे मारे गए और जांच एजेंसियों के खिलाफ नारे लगाए।
एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो आप कोरोना काल के अंदर देखे होंगे, जहाँ पे लोगों ने बॉडी उठाने के लिए मना कर दिया था, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, उनकी बॉडी उठाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी सामाजिक संगठन है जो उस बॉडी को लेके जाके उनको कब्रिस्तान के अंदर उनको दफनाया गया, और जो नॉन मुस्लिम थे उनको लेके जाके मतलब उनको जो क्रियाक्रम था शमशान में, उनको लेके जाके उनका क्रियाक्रम किया गया। और ऐसी सामाजिक संगठन को इस तरीके का मतलब टारगेट किया जा रहा है, ये सही नहीं है। एक आतंकी मतलब घोषित किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये देश भर के अंदर एक आतंकी को बढ़ावा देने का एजेंसी काम कर रही है सरकार द्वारा। अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया strongly condemn this action taken by NIA, and earlier we have experience with a similar central government agencies doing raids in our offices all over national and Tamil Nadu also. Even in Chennai, last time enforcement department has raided our office, and this time it is NIA. So we look into this raid as a figure to frame fabricate false allegations on Popular Front of India, and they are trying to make Popular Front an isolated organization. But again and again we will prove that we are a public organization, we are people's organization, we work for the people and we will serve for the people. CAA और NRC को लेकर देश भर में हुए धरना प्रदर्शनों से लेकर कर्नाटक में हिजाब विवाद तक, हाथरस दंगों की साजिश से लेकर किसान आंदोलन तक, सब में एक चीज कॉमन थी, और वो चीज थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका। और देश भर में हो रही छापेमारी के जरिए इसी का हिसाब हो रहा है, तो पीएफआई के होश अभी उड़े हुए हैं। वैसे पीएफआई ने एक बयान में कहा कि उनकी आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका वो कड़ा विरोध करते हैं। और पीएफआई ने कहा कि एनआईए और ईडी की छापेमारी और उसके नेताओं की गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है। पीएफआई ने आरोप लगाया है कि एनआईए के बेबुनियाद दावे और सनसनी फैलाने का मकसद उनके खिलाफ आतंक का माहौल बनाना है। पीएफआई ने बयान में यह भी कहा है कि इस एक्शन पर कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। और अब पीएफआई के खिलाफ देशव्यापी छापेमारी पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और हर नेता अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से रिएक्शन भी दे रहा है। All forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism regardless of where it's coming from. This is what is being reported, but we don't know what is the truth, what are the facts. Let government come forward to share the facts and truth with the people. Then only one can speak on that issue, because it is an ongoing thing, but these are reports coming out in media and public domain. But government, what is the government's position? Nobody knows. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये संगठन है, ये संगठन आतंकवादियों से संबंधित है। संगठन चलाने में हमारा विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन देश का नाम लेकर मतलब यहाँ आतंकवाद को फैलाने की कोशिश अगर होती है तो जरूर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। जिस तरह एनआईए और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। वैसे पीएफआई पर सबसे बड़ा आरोप यह लगता रहा है कि यह संगठन सिमी यानी कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही नया रूप है। और सिमी भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है जिस पर वर्ष 2001 में बैन लगाया गया था। 22 फरवरी 2006 को पीएफआई का अनौपचारिक रूप से गठन हुआ, लेकिन औपचारिक रूप से इसके गठन का ऐलान 17 फरवरी 2007 को किया गया था। इसे 3 संगठनों को मिलाकर तैयार किया गया। ये संगठन थे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी
और मनीथा नीति पसराई। ये तीनों संगठन दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले से काम कर रहे थे और इन तीनों संगठनों पर अपने अपने राज्य में कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता था। लेकिन इन तीनों संगठनों में सबसे दिलचस्प जानकारी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एनडीएफ के बारे में है। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहाने के ठीक 2 साल बाद इस संगठन को बनाया गया था और वर्ष 1994 में बनने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल में धीरे धीरे मजबूत होने लगे और पीएफआई के बनने से पहले ही नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगता था और वर्ष 2003 में केरल के कोझिकोड में और वहां के मराड़ बीच पर 8 हिंदुओं की हत्या में एनडीएफ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। यानी पीएफआई की स्थापना से पहले ही इसके संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट सांप्रदायिक विवादों में आ चुका था और पीएफआई के बाकी दोनों संगठनों पर भी चरमपंथी घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते थे। मैं ये दस्तावेज भी आपके साथ साझा करूंगा और पीएफआई को लेकर क्या क्या कमेंट्स कोर्ट की तरफ से आए ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि पीएफआई और सिमी की स्थापना का जब हमने अध्ययन किया तो काफी चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई। आज आपको ये जानना चाहिए क्योंकि इससे सिमी और पीएफआई के आपस में जो जुड़े होने का रिश्ता है वो पता चलता है। नसीरुद्दीन इलामाराम, ई.एम. अब्दुल रहमान, ई. अबू बकर और प्रोफेसर पी कोया, ये चारों पीएफआई के संस्थापक सदस्य थे। अभी आप चारों पीएफआई के इन संस्थापक सदस्यों के चेहरों को देख सकते हैं, इनकी तस्वीरों को देख सकते हैं। इन चारों संस्थापकों में से 2 प्रोफेसर पी कोया और ई. अबू बकर सिमी के भी संस्थापक सदस्य थे। मतलब प्रोफेसर पी कोया और ई. अबू बकर ने पहले सिमी की स्थापना की और जब सिमी पर बैन लगा तो फिर पीएफआई की स्थापना की गई। इन चारों संस्थापकों में से एक ई.एम. अब्दुल रहमान पीएफआई से पहले सिमी में काफी सीनियर पोस्ट पर भी काम कर चुका था और सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई से जुड़ा। इसके अलावा पीएफआई का राज्य सचिव अब्दुल हमीद भी कभी सिमी का सचिव रह चुका था। अब आपको एक डायग्राम हम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम को देखिए, इससे साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि पीएफआई और सिमी में बड़े पदों पर काम करने वाले लोग एक ही हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को बार बार कहना पड़ा कि सिमी और पीएफआई अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही सिक्के के ये 2 पहलू हैं और सिमी का ही बदला रूप पीएफआई है। जिन साक्ष्यों को हमने आपके सामने रखा है उससे पीएफआई और सिमी के एक होने के पुख्ता सबूत भी मिल जाते हैं और सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई ने जिस तरह से अपनी गतिविधियां तेज की उसके बाद उस पर बीते 15 सालों में कई गंभीर आरोप भी लगे। इन आरोपों में देश भर में हत्या, दंगा, हिंसा, मुस्लिमों का ब्रेन वॉश, आईएसआईएस में युवाओं को भर्ती के लिए प्रेरित करना, टेरर फंडिंग, हवाला से पैसा जुटाना, मदरसा में जिहादी पाठशाला चलाना, किडनैपिंग, आतंकी ट्रेनिंग देना, बम हथियार बनाना, देश विरोधी नारा लगाना, हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को तैयार करना, लव जिहाद और देश को अस्थिर करना शामिल है। यानी ये तमाम जो आपके टीवी स्क्रीन पर ये आरोप है उनका कच्चा चिट्ठा आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये पीएफआई पर लगातार इन 15 सालों में लगते रहे। दरअसल पीएफआई के अपराधों की लिस्ट काफी लंबी है और बीते 15 वर्षों में यह संगठन जैसे जैसे पुराना होता गया उसके ऊपर और ज्यादा गंभीर अपराध करने के आरोप लगने लगे। पीएफआई पर बीते 15 वर्षों में लगे सभी बड़े आरोपों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो इसी साल 21 मई को केरल के अल्लापुझा में पीएफआई की एक रैली की है और इस रैली का नाम था गणतंत्र बचाओ रैली। लेकिन इस रैली के दौरान ये नाबालिग बच्चा जो बार बार नजर आ रहा है ये नारे लगा रहा है और वो बेहद आपत्तिजनक है।
इसलिए हमने सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाया और उस वीडियो में जो वो कुछ कह रहा है अब हम उसके साथ साथ में आपको वो लिख के भी बता रहे हैं। इसमें वो बच्चा कह रहा है कि उसके साथ और उसके बारे में लोग नारा लगा रहे हैं कि हिंदुओं को अपने अंतिम संस्कार के लिए चावल रखना चाहिए और ईसाइयों को उनके अंतिम संस्कार के लिए धूप रखनी चाहिए। अगर आप ठीक से रहेंगे तो आप हमारी जमीन में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तो हम आजादी जानते हैं। शालीनता से रहो, शालीनता से जियो। यहां यह नारा लग रहा है कि हम बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों में एक दिन सजदा जरूर करेंगे। तुम संघी लोग इस बात को ठीक से समझ लेना। नारा यह भी लग रहा है कि ना हम पाकिस्तान जाएंगे और ना ही बांग्लादेश जाएंगे, इसी देश की 6 फीट जमीन में ही दफन होंगे। लेकिन संघियों, तुम ये याद रखना, हम मिटने से पहले तुम्हें मिटा कर जाएंगे। इस वीडियो के खिलाफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया था और नारा लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। आपने केरल में नाबालिग बच्चों और उनके साथ भीड़ा का यह आपत्तिजनक नारा जरूर सुना होगा, जिसमें वो साफ तौर पर यह धमकी दे रहा है कि हिंदुस्तान मुस्लिमों का देश है और हिंदुओं को यहां रहने का मौका दिया जा रहा है। अब आपको केरल से लगभग 2500 किलोमीटर दूर पटना चलना चाहिए, क्योंकि यहां इस साल जो सबूत मिले हैं उसका संबंध केरल से बच्चे और भीड़ के आपत्तिजनक नारे से भी जुड़ा हुआ है। इस वर्ष जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ था और पुलिस ने छापेमारी में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। आतंकियों के कब्जे से जो दस्तावेज बरामद हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे। इन दस्तावेजों में वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। इंडिया 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया नाम का यह दस्तावेज मिला था और इसके लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने और हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक केरल के नाबालिग बच्चों का हिंदुओं के खिलाफ नारा हो या फिर पटना में 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा, ये सभी आपस में कनेक्टेड है, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पीएफआई बेहद सुनियोजित तरीके से देश में जिहादी माहौल बना रहा है। इसे और करीब से समझने के लिए इस साल नुपुर शर्मा मामले में हुई हत्याओं के ट्रेंड को भी हमने जानने की कोशिश की, हमने उसका पड़ताल किया और इसमें भी हमें काफी कुछ साफ तौर पर देखने को मिला। सबसे पहले इस मामले में उदयपुर की दर्जी की हत्या कर दी जाती है और गिरफ्तार हत्यारों का पीएफआई से संबंध होने का आरोप लगता है। उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई और इस मामले में भी गिरफ्तार लोगों में से एक मौलवी मुशफीक अहमद के अमरावती में पीएफआई से जुड़े होने के सबूत मिल जाते हैं। उमेश कोल्हे की हत्या का कथित मास्टरमाइंड इरफान शेख मौलवी मुशफीक अहमद की बातों को काफी मानता था और इसी तरह उदयपुर से 280 किलोमीटर दूर अजमेर में सिर तन से जुदा के नारे लगवाने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती का भी पीएफआई से कनेक्शन सामने आया। यानी ऐसा नहीं है कि पीएफआई पर पहली बार देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लगा है। अब इन दोनों वीडियो को जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये दोनों वीडियो को देखिए। ये दोनों वीडियो देश की राजधानी दिल्ली के हैं। पहली घटना 2020 में हुई सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगे की है और इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी, कई घायल हुए और अरबों रुपए की संपत्ति इस दंगों में जलकर खाक हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें पीएफआई पर इस हिंसा में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया और इसी तरह वर्ष 2022 में भी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा की घटना हुई और इसमें भी पीएफआई के शामिल होने के यानी पीएफआई के कनेक्शन की बात सामने आई। और अब आपको बीते 15 वर्षों में पीएफआई पर लगे कुछ संगीन अपराधों के बारे में भी हम जानकारी देना चाहते हैं। वर्ष 2010 कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से जुड़े लोगों ने जुलाई में केरल के इडुक्की जिले में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला कर दिया और उनका दाहिना हाथ काट दिया। आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर में एक सवाल पूछा जिसमें एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो गई। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी
यानी कि एनआईए की विशेष कोर्ट ने 10 दोषियों को 8-8 साल की जेल की सजा सुनाई थी। वर्ष 2011 में कर्नाटका के मैसूर में स्थित SBRR महाजन कॉलेज से 2 छात्रों का फिरौती के लिए अपहरण किया जाता है और फिर बाद में दोनों की हत्या कर दी गई। आरोप है कि कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी संगठन इसमें इन्वॉल्व था, जिसका पहले ही पीएफआई में विलय हो चुका था। वर्ष 2012 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक स्थानीय नेता की हत्या का आरोप भी पीएफआई पर लगा। जुलाई अगस्त 2012 में असम में भयानक दंगे हुए और इन दंगों के बाद दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया था। इसके तहत उत्तर भारतीयों के खिलाफ हजारों मैसेज भी भेजे गए और मकसद सिर्फ इतना था कि उत्तर भारतीयों में डर पैदा हो और उन्हें वहां से भगाना था। नतीजा यह हुआ कि दक्षिण भारत में रहने वाले उत्तर भारतीयों को कुछ इलाकों से जाना पड़ गया और ऐसे आरोप लगे कि ये मैसेजेस हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और पीएफआई की ओर से भेजे गए थे। वहीं अक्टूबर 2013 में पीएफआई से जुड़े कई लोगों के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध होने के भी सबूत मिले। वर्ष 2015 में पीएफआई की एक रैली के दौरान पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने बाइक सवार 3 लोगों पर हमला किया और इसमें एक व्यक्ति विश्वनाथ शेट्टी की मौत हो गई थी। वर्ष 2016 में कोच्चि में एनआईए की विशेष अदालत ने केरल के कन्नूर जिले में नारथ में हथियार और विस्फोटक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 21 पीएफआई कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया और कई को सजा भी दी गई। वर्ष 2016 में ही 35 वर्षीय आरएसएस कार्यकर्ता आर रुद्रेश की हत्या कर दी गई और इस हत्या में पीएफआई के बेंगलुरु यूनिट के अध्यक्ष असीम शरीफ को गिरफ्तार किया गया। इसे इस हत्या का मास्टरमाइंड माना गया और पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की उसमें बताया गया कि गिरफ्तार सभी 5 आरोपी पीएफआई और उसके राजनीतिक दल एसडीपीआई के सदस्य हैं। वर्ष 2017 में ही पीएफआई से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ और इसमें कई लोगों को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया जो आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े थे और गिरफ्तार ये लोग पीएफआई से संबंध रखते थे। इससे पीएफआई और आईएसआईएस के कनेक्शन का भी खुलासा हुआ और पुलिस का कहना था कि ये सभी लोग फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत के बाहर सीरिया पहुंचे थे। वर्ष 2019 को वरुण बोपला नाम के एक आरएसएस कार्यकर्ता की बेंगलुरु में बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सभी एसडीपीआई से ही जुड़े थे। अब एक कमेंट मैं आपको सुनाता हूं। ये केरल हाईकोर्ट का ये कमेंट है जो थर्सडे यानी कि गुरुवार को ही मई 2022 का है और इसमें एसडीपीआई और पीएफआई को लेकर जो एक लाइन लिखी गई है वो मैं आपको जरूर साझा कर दूं। इसका विश्लेषण भी मैं आपको आगे करूंगा क्योंकि नो डाउट एसडीपीआई एंड पीएफआई आर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन indulging in a serious act of violence. All the same, those are not bad organization. ये कमेंट बहुत हार्ड है और इसके मायने आपको थोड़ा इंतजार करके और करीब से समझाऊंगा क्योंकि अगस्त 2020 में बेंगलुरु दंगा और हिंसा में पीएफआई के राजनीतिक विंग एसडीपीआई का भी नाम सामने आया और ऐसे ही सितंबर 2021 में असम के दरांग जिले में हिंसा में पीएफआई की भूमिका सामने आई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस वर्ष जुलाई में निजामाबाद में पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया और इससे यह साफ होता है कि पीएफआई का सामाजिक और धार्मिक संगठन होने का जो दावा है वो हमेशा संदेह के घेरे में है। हमेशा उस पर शक किया गया और यह कनेक्शन बार बार इस बात को चीख चीख कर बता भी रहा है। यानी पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे जिसे वो हर बार नकारता रहा। लेकिन सच ये भी है कि कई मामलों में पीएफआई से जुड़े कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है और कई दोषी भी साबित हुए। इसलिए आज आपको पीएफआई के काम करने के तरीके को भी जरूर समझना चाहिए। इस संगठन की अपनी यूनिफॉर्म भी है, यानी अपनी वर्दी। अभी आप यूनिफॉर्म देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पीएफआई की ही यूनिफॉर्म की है, पीएफआई के वर्दी की है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है और वर्ष 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एल्बम भी लगे हुए हैं।
और ये देखिए तस्वीरों में हमने उसे दिखाया भी है। और इसी वजह से केरल सरकार ने इस वर्दी पर बैन लगा दिया। इस वर्ष जुलाई में तेलंगाना पुलिस ने निजामाबाद जिले से पीएफआई के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया और जांच हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया कि पीएफआई से जुड़े ये लोग कराटे को बढ़ावा देने के नाम पर मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने और हमला करने की ट्रेनिंग देने का कैंप चला रहे थे और युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें चरमपंथी बना रहे थे। वर्ष 2017 में एक स्टिंग ऑपरेशन में पीएफआई की ओर से किए जा रहे धर्मांतरण का भी खुलासा हुआ था और यह खुलासा खुद पीएफआई की महिला मोर्चा की प्रमुख जेनबा एस के जरिए हुआ था। और इसके साथ ही वर्ष 2017 में एक और स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ कि पीएफआई का एजेंडा भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है। पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद शरीफ के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ था और आपने अभी देखा कि इस वर्ष केरल में भारत को मुस्लिम देश बताने वाला नारा भी लगाया गया। थोड़ी देर पहले हमने वो वीडियो भी दिखाया था। साथ ही पटना में इंडिया 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया नाम का एक दस्तावेज भी मिला था और उसमें भी पीएफआई की प्लानिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हुई थी। वैसे सवाल यह भी उठा कि पीएफआई कैसे पैसे जुटाता है, इसको लेकर भी लगातार विवाद हुए। इसलिए अब ईडी ने भी पीएफआई के कमाई के सोर्सेस की जांच तेज कर दी है और पीएफआई के कमाई के कई सोर्स हैं और पीएफआई जकात के जरिए आम लोगों से पैसा जुटाती है और पीएफआई पर खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा जुटाने का भी आरोप लगता रहा है। पीएफआई अपने अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए भी पैसे जुटाता है और रिहैब इंडिया फाउंडेशन जो कि पीएफआई का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके खाते में सऊदी अरब से पैसा आने के सबूत भी मिले। ईडी ने इसके खातों को फ्रीज भी कर दिया है। 2018 में पीएफआई से जुड़े लोगों ने टर्की के एनजीओ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ से मुलाकात का आरोप भी लगाया और यह बैठक टर्की में हुई थी और इस एनजीओ के अल-कायदा से जुड़े होने का भी आरोप रहा है। इस एनजीओ पर सीरिया और लीबिया में जिहादियों को हथियारों को सप्लाई करने का भी आरोप है। इस बैठक में तस्लीम रहमानी, ईएम अब्दुल रहमान, प्रोफेसर पी कोया के शामिल होने का भी आरोप लगा। अभी आप इसी बैठक की तस्वीर देख रहे हैं कि इस बैठक में ये सारे शामिल हुए थे। यानी आज अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर हुए छापे में ईडी भी शामिल थी। ऐसा नहीं है कि ईडी की ओर से यह पीएफआई के खिलाफ पहली कार्रवाई है। दिसंबर 2020 में ईडी ने पीएफआई के 26 ठिकानों पर छापे मारे थे और ये छापे दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में वर्ष 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों में पीएफआई की भूमिका को लेकर मारे गए थे। वर्ष 2021 में ईडी ने कोर्ट में पीएफआई पर केरल में टेरर कैंप के लिए फंड इकट्ठा करने का आरोप लगाया था और जांच के दौरान पता चला था कि इन फंड का इस्तेमाल आतंक से जुड़ी गतिविधियों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया गया। यानी इसके बाद जुलाई 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की और आयकर नियमों के उल्लंघन के आरोप में पीएफआई का 80G पंजीकरण रद्द कर दिया गया। दरअसल आयकर कानून का सेक्शन 80G कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन या दान देकर टैक्स कटौती का लाभ पाने का विकल्प उपलब्ध कराता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई जिन राज्यों में मौजूद है वो लगातार एक्टिवली काम कर रहे थे, यानी बहुत ज्यादा सक्रिय थे और वो राज्य हैं दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पश्चिम में महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान है, जबकि पूर्व में असम, मणिपुर, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा उत्तर में उत्तर प्रदेश और दिल्ली है, जबकि मध्य भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पीएफआई मौजूद है। और इस मैप से साफ हो जाता है कि दक्षिण भारत में पीएफआई पूरी तरह से फैल चुका है और धीरे धीरे भारत में वो लगातार फैलना चाह रहा है। यानी इस मैप के जरिए आपने देख लिया कि किस तरह से पीएफआई लगातार देश में अपने विंग्स को बढ़ाना चाह रहा था और देश के सभी बड़े राज्यों में पीएफआई अब मौजूद है। अभी तक सिर्फ दक्षिण भारत में पकड़ रखने वाला पीएफआई ने
अब उत्तर भारत में भी काफी तेजी से अपनी पैठ बढ़ाई है। अभी झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पीएफआई प्रतिबंधित है। इसके अलावा यूपी, असम, केरल सहित कई राज्यों ने पीएफआई को बैन करने की केंद्र सरकार से लगातार मांग भी की है। वर्ष 2012 में केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट में बताया कि पीएफआई 27 लोगों की हत्या, 86 लोगों पर हत्या की कोशिश में शामिल है और इसके अलावा राज्य में इस पर 100 से ज्यादा सांप्रदायिक मामले भी दर्ज हैं। कोर्ट में केरल सरकार ने यह भी बताया कि पीएफआई और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का ही नया रूप है। अभी उसकी कॉपी भी मैंने आपको दिखाई थी। और केरल सरकार ने जब हाई कोर्ट में बताया था, उस समय केरल में कांग्रेस की ओमान चांडी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस ने केरल हाई कोर्ट में बताया था कि पीएफआई एक चरमपंथी या कट्टरपंथी संगठन है और इसे बैन करना चाहिए। अब देखिए, केरल हाईकोर्ट ने भी इस वर्ष एक सुनवाई के दौरान कहा कि इससे कोई संदेह नहीं है कि एसडीपीआई और पीएफआई चरमपंथी संगठन है जो हिंसा के गंभीर मामलों में शामिल है और लेकिन प्रतिबंधित संगठन नहीं है। अभी मेरे हाथ में वही कॉपी है हाईकोर्ट की जिसमें पैरा नंबर 26 पर लिखा है, इसमें साफ लिखा है, नो डाउट एसडीपीआई एंड पीएफआई आर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडल्जिंग इन सीरियस एक्ट ऑफ वायलेंस, ऑल द सेम दोज आर नॉट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कोर्ट की ये टिप्पणी और इस टिप्पणी के मायने क्या हैं वो समझना बहुत जरूरी है। और पीएफआई पर लगातार अगर सवाल उठा तो आज के एक्शन के बाद उनके जो समर्थक हैं वो सड़कों पे भी आ गए और अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार की कार्रवाई एक तरफा है।